तो आज की वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि एंड में मैं राधा किशन धमानी कौन से शेयर जोन करते हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है वो भी बताने वाला हूं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या करते हैं, रोज जाके खरीदो बेचो खरीदो बेचो खरीदो बेचो। स्टॉक मार्केट का हीरो आ गया, आपको याद होगा, रिस्क है तो इश्क है। मैं बात कर रहा हूं राधा किशन धमानी ने कहा मैं तो ऑल इन जाऊंगा, इस बार जो मेरे पास बचा है ना सब कुछ अंदर डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं राधा किशन धमानी का स्टॉक पोर्टफोलियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, आपका फाइनेंस कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आपने जो मेरी वीडियो थी रिलायंस की, उसके नीचे मैंने पहले पूछा था कि भाई डीमार्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं क्या, तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने डीमार्ट 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 लिखा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आज जो वीडियो है वो मैं डीमार्ट के ऊपर नहीं, पहले मैं डीमार्ट के फाउंडर के ऊपर बना रहा हूं। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो डीमार्ट की होगी। वो इसलिए है क्योंकि डीमार्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहा हूं। उस रिजल्ट्स को जैसे मैंने रिलायंस के रिजल्ट्स प्रेजेंट किए थे वैसे ही आपके साथ प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप डीपली अंडरस्टैंड करें उस बिजनेस को। पर आज हम राधा किशन धमानी की जिंदगी की बात करेंगे कि क्यों वो वहां है जहां है, उनकी मानसिकता क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। और इसको मैं 5 फेजेस में बांटने वाला हूं, एक 5 स्टोरीज के हिसाब से। देखिए, स्टोरीज से हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो 5 स्टोरीज के हिसाब से आज मैं आपको बताने वाला हूं राधा किशन धमानी की जिंदगी और उनके थॉट प्रोसेस के बारे में। पर आप लोगों में से अभी भी काफी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर और लाइक तो करना ही करना है। और दोस्तों आज की वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि एंड में मैं राधा किशन धमानी कौन से शेयर जोन करते हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना और एंड तक रुके रहना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टोरी है, एज इज जस्ट अ नंबर। सफलता की दौड़ में ना उम्र की सीमा होती है, जो ठान ले वो कर दिखाए, चाहे शुरुआत देर से ही होती है। आइए चलते राधा किशन धमानी के पहले फेज में, उनके पहले अध्याय में। जब वो छोटे थे तो उनके फादर का एक ब्रोकरेज का बिजनेस था जहां वो स्टॉक ब्रोकिंग कराते थे, पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टॉक ब्रोकिंग में और ना ही उनको इंटरेस्ट था एजुकेशन में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी बॉल बेयरिंग्स की कंपनी खोली और उस कंपनी में वो काम कर रहे थे। पर जो भगवान को करना होता है वही करते हैं। तो 32 की एज में जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनके एल्डर ब्रदर ने उनको कहा कि भाई चलो साथ में चलो, क्योंकि पापा का काम था अब उसको संभालना है। तो राधा किशन धमानी को अपना बॉल बेयरिंग्स का बिजनेस छोड़ के जाना पड़ा और उन्होंने जाके स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस चालू किया। और तब था जब वो पहली बार उस रिंग में घुसे। वो रिंग तब क्या होता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये ऑनलाइन तो होता नहीं था, तो वो एकदम उस रिंग में घुस गए जहां पे लोग चिल्ला चिल्ला के मेरा ये शेयर खरीद लो, मेरा वो शेयर खरीद लो, इस तरीके से नॉइज होता था। वहां पे वो पहली बार घुसे। तो दोस्तों ये आदमी की मानसिकता समझो, ये कभी ना हारने वाला आदमी है। 32 की एज में इन्होंने इन्वेस्टिंग ब्रोकरेज का बिजनेस चालू किया और 47 की एज में आके इन्होंने डीमार्ट चालू किया। हम लोग यहां कोशिश करते रहते हैं यार 40 की उम्र में तक तो हम रिटायर्ड हो जाएं, हमारे पास कुछ 2-5 करोड़ रुपए हो जाए तो हम आराम से फिर उसके बाद जिंदगी बिताएंगे। पर इन्होंने तो नया बिजनेस चालू कर दिया 47 की उम्र में। और ये अकेले नहीं है, मैं आपको और बताता हूं। जैसे कि रे क्रॉप थे जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स चालू किया, तो उन्होंने 52 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स चालू किया। जो कर्नल सैंडर्स थे जिन्होंने केएफसी चालू किया, उन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी चालू किया। हमारे ही देश के यशीश दहिया जिनकी पॉलिसी बाजार कंपनी है, उन्होंने भी 38 की उम्र में चालू किया। अशोक सूटा ने 57 साल की उम्र में माइंट्री चालू किया और उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड चालू किया, और ये दोनों कंपनी लिस्ट कराई और अपनी पिछली किताब में लिखा मैं तीसरी कंपनी चालू करने वाला हूं। तो एज इज जस्ट अ नंबर, इस व्यवहार से आपको समझ आता है जब एक व्यक्ति लॉन्ग टर्म लेगेसी बिल्ड करना चाहता है तो वो एज नहीं देखता, वो किसी भी एज में काम चालू कर सकता है। भाई अब रिंग में आ गए हैं, अब रिंग में आ गए तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भाई को भी ज्यादा नहीं पता, खुद को भी नहीं पता। तो यहां आती है उनकी स्टोरी नंबर 2, फाइंड द राइट मेंटोर। तो कहते हैं ना, मार्गदर्शक ढूंढो ऐसा जो ज्ञान की राह दिखाए, सपनों को साकार करने में वो आपको आगे बढ़ाए। जब मैं बचपन में क्लासिकल म्यूजिक सीखता था तो एक भजन था जो मुझे आज भी याद है, थोड़ा सा गा के सुनाऊंगा। वो था, गुरु बिना कैसे गुण आवे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे, गुनी जन में बेगुनी कहावे। तो ये जो भजन था उसका मतलब है कि गुरु के बिना गुण नहीं आ सकता, और गुरु चाहे तब बहुत तेजी से आप में गुण आ सकता है। हम हर वक्त अपने लिए गुरु ढूंढते हैं। जब हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए तो हम मंदिर में चले जाते हैं, जब हमें नॉर्मल एजुकेशन चाहिए हम स्कूल्स कॉलेजेस में चले जाते हैं, वहां पे अपना एक टीचर ढूंढते हैं। यूट्यूब पे हम सब अपने लिए बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग के कोचेस और मेंटर्स ढूंढते हैं। वैसे आपका फेवरेट फाइनेंस मेंटर और गुरु कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आप मेरा नाम लिखोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपने ये भी सुना होगा, अरे भाई सचिन तेंदुलकर को भी रामाकांत आचरेकर लगे थे, पीवी सिंधु को भी पुलेला गोपीचंद लगे थे। विजय शेखर शर्मा कहते हैं
कि वो अली बाबा के जैक मा को अपना गुरु मानते हैं। मैरी कॉम की मूवी आपने देखी थी, नरजीत सिंह जी उनके कोच थे। तो हर व्यक्ति को एक कोच, एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह राधा किशन धमानी को भी लगा कि मेरे पास भी एक कोच और मेंटर होना चाहिए। जब वो रिंग में गए और बहुत लोग यहां पे चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, तब उन्होंने देखा एक व्यक्ति घुसा। वो व्यक्ति धीरे धीरे चल के आ रहा है और उसका हाथ ऐसे ऊपर है और लोग उसके नाम पे नमस्ते कर रहे हैं, झुक रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उनका नाम चिल्ला रहे हैं। वो डर गए, बोले यार ये कौन सा आदमी है, यही लग रहा है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। और उसका नाम था मन्नू मानिक। मन्नू मानिक को लोग किंग कोबरा भी कहते थे। उसका खौफ भी था और उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत थी। और उसको देखने के बाद ये उनको क्लियर हो गया राधा किशन धमानी जी को कि भाई गुरु होंगे तो यही होंगे। उन्होंने मानिक को अप्रोच किया और मानिक से कहा कि भाई मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। और मन्नू मानिक ने ओके कर दिया और उनको अपना शिष्य बना दिया। क्या होता है, शिष्य वही बन जाता है जो गुरु होता है। तो राधा किशन धमानी भी एकदम मन्नू मानिक को कॉपी करने लग गए। और मन्नू मानिक को कहा जाता था बिग बेयर। बिग बेयर मतलब बेयर कौन होता है स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट में बेयर का डेफिनेशन होता है जो आदमी खरीदने से पहले बेचता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अगर आप टीवी बेचना चाहते हो तो क्या आप खरीदे बिना बेच सकते हो? अगर आप बाइक बेचना चाहते हो तो क्या आप खरीदे बिना बेच सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते। पर शेयर्स में बड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है जिसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। उसमें क्या होता है, पहले बेच सकते हो, बाद में खरीद सकते हो। आप ये कब करोगे? जब आप चाहते हो कि मार्केट नीचे जाए, या आप जानते हो या आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाए, तब आप पहले बेचोगे, बाद में खरीदोगे। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो मन्नू मानिक जो थे वो शॉर्ट सेलिंग के किंग थे। जम जम के शॉर्ट सेलिंग करते थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। अरे लोग उनसे इतना डरते थे कि जो कंपनीज लिस्टेड थी स्टॉक एक्सचेंज पे, वो अपने यहां किसको रखे, किसको बोर्ड मेंबर बनाए, किसको सीईओ बनाए, किसको एमडी बनाए, वो भी मन्नू मानिक के आशीर्वाद से ही बनते थे। राधा किशन धमानी को समझ आ गया अपने को राइट गुरु मिल गए, बस अपने को इनको कॉपी करना है, इनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। और यहां आती है स्टोरी नंबर 3, किल लाइक अ टाइगर। शेर की दहाड़ में होती है बस एक ही बात, पहचाने शिकार की आहट, फिर करे आघात। ये जो शेर होता है ना, शेर बहुत स्ट्रैटेजी के साथ हंटिंग करता है। शेर ऐसा नहीं है कि रोज जाके हंटिंग कर रहा होता है, इधर उधर दिख जाता है। आप शेर देखने जाते हो फिर भी शेर दिखता नहीं है, क्योंकि शेर को पता है शिकार कैसे करते हैं। तो शेर की दो बहुत बड़ी क्वालिटीज होती हैं। वो पहले तो शिकार की आहट समझ जाता है, उसको सेंस हो जाता है कि मेरे पास अब शिकार आ रहा है या मैं अब शिकार पे अटैक कर सकता हूं। दूसरी बात, वो वेट करता है, वेट करता है, वेट करता है ऐसे, और उसके बाद वो अटैक करता है। ऐसा नहीं वो हर टाइम कूदता रहता है और अटैक करता रहता है। तो ये जो दो क्वालिटीज थी, ये मन्नू मानिक में थी, और मन्नू मानिक से ये दोनों क्वालिटीज सीखी राधा किशन धमानी ने। स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत सिंपल थी। इनको शॉर्ट सेलिंग करनी थी, इनको बेच के खरीदना था। तो यानी अगर इनको बेचना है तो कोई खरीदार भी चाहिए। तो मन्नू मानिक और राधा किशन धमानी को यह पता था कि जो खरीदार है वो शेयर्स कैसे खरीद रहा है, वो बैंक से बोरो करके शेयर खरीद रहा है। जब वो बैंक से बोरो करेगा, अगर समझिए मैंने 100 रुपए बैंक से लिए और एक शेयर खरीद लिया, अब मुझे बैंक को ब्याज देना है। अब अचानक से अगर वो 100 रुपए का शेयर 90 हो गया तो मेरे पे तो प्रेशर आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बैंक को 100 रुपए वापस करने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार जो भी लॉस है वो काट काट काट, जल्दी निकल, ये 90 रुपए देके बैंक को देता हूं और 10 रुपए अपनी जेब से और दे दूंगा, और मैं स्टॉक मार्केट में नहीं घुसूंगा। तो उनको ये बात और उनको ये बिहेवियर बायर का टोटली पता था कि भाई वो लोग उधार ले रहे हैं, और उधार भी ऐसा सस्ता उधार नहीं ले रहे, 18 से 20% ब्याज पे उधार ले रहे हैं साल का, और उससे खरीदारी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जम के शॉर्ट करूंगा, उन पे प्रेशर आ जाएगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और उनको झक मारा के शेयर्स को बेचना पड़ेगा। जब वो बेचेंगे तो मैं फिर से खरीद लूंगा और मेरी पोजीशन स्क्वायर हो जाएगी, उनका लॉस हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो किल लाइक अ टाइगर किया राधा किशन धमानी ने, और बहुत आराम से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड की। पर एक चीज याद रखना, राधा किशन धमानी को एक चीज के लिए बहुत माना जाता। जब ऐसे होता था तो जो बुल्स होते थे, जो सोचते रहते थे मार्केट ऊपर ही जाएगी ऊपर ही जाएगी, उनकी बलि चढ़ जाती थी और ये लोग बहुत पैसा कमाते थे। राधा किशन धमानी को लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया। वो क्या करते थे, वो रिंग में आते थे और रिंग को देखते थे, दूर से देखते थे। ऐसा नहीं था, क्योंकि रिंग में क्या होता था, लोग सौदे लेते, अरे मेरा ये खरीद, मेरा ये बेच। पर ये राधा किशन धमानी रिंग से बाहर जाते थे और रिंग को ऑब्जर्व करते थे, बहुत ऑब्जर्व करते थे, और पूरे महीने में 2 या 3 बड़ी पोजीशंस लेते थे। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या करते हैं, रोज जाके खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। मैंने 1000 रुपए कमा लिए, मैंने 2000 रुपए कमा लिए, फिर अचानक से एक दिन कुछ उल्टा ट्रेड पड़ता है और जितना कमाया होता है वो सारा चला जाता है। पर ये जो बड़ा पैसा कमाते हैं ना, वो ऐसे नहीं सोचते, वो टाइगर की तरह सोचते हैं।
तो टाइगर की सोच रखोगे तो स्टॉक मार्केट में जबरदस्त पैसा कमाओगे। ये चूहे की सोच रखोगे कि बार बार थोड़ा थोड़ा कुतर के चला जाऊं तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। उसके बाद 1987 में उनको अपना दोस्त मिला जिसका नाम था राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने देखा यार ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और स्टॉक्स की समझ रखता है और फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, तो उसको भी उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। उसके वो टीचर बन गए और रिंग में वो सफेद कपड़े पहन के आते थे तो उनको व्हाइट मैन बुलाने लग गया। वो सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहन के आते थे तो लोग उनको व्हाइट मैन बुलाते हैं। आज भी आप फोटो में भी देख रहे हैं, अभी भी वो व्हाइट कपड़े ही पहनते हैं। वैसे वो व्हाइट मैन नहीं है, वो व्हाइट टाइगर है, क्योंकि वो टाइगर की सोच के साथ शिकार करते हैं। यहां आती है चौथी कहानी, द हीरो अराइव्स। स्टॉक मार्केट का हीरो आ गया। आपको याद होगा, रिस्क है तो इश्क है, पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं हर्षद मेहता की। हर्षद मेहता की एंट्री होती है और सब लोग हिल जाते हैं। वो होता है द रियल बिग बुल। उसको चाहिए कि मार्केट्स ऊपर जाए, तो वो ये मन्नू मानिक गैंग के साथ ना सीधा हेड ऑन ले ले। अब ना दो अलग तरह के गैंग बन गए, एक बुल और बेर का गैंग बन गया और एक गुजरातीज और मारवाड़ीज का गैंग बन गया। अब जो मन्नू मानिक गैंग है वो मारवाड़ी गैंग है और जो हर्षद मेहता गैंग है वो गुजराती गैंग है। तो दो तरीके से ये लोग अलग हैं। एक तो ये कास्ट से अलग है, ये गुजरातीज हैं और ये मारवाड़ीज हैं, और दूसरा ये लोग बुल्स हैं। हर्षद मेहता और उसके जितने इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, और ये लोग बेयर्स हैं जो चाहते हैं मार्केट को नीचे पटके। तो शुरुआत के दौर में जब ये झगड़ा चालू हुआ तो उसमें बहुत बार हर्षद मेहता जीता। आपने ये स्कैम 92 की सीरीज में भी देखा होगा कि जब हर्षद मेहता की एंट्री हुई तो शुरू के बहुत ट्रेड्स उसने जीते और वहां पे मन्नू मानिक हारते लग गए और बहुत टेंशन और स्ट्रेस में आने लग गए। क्या हुआ, राधाकिशन दमानी को समझ आ गया कि बॉस अगर ऐसे ही चले ना तो अपने को तो ये सूत के चला जाएगा और खत्म कर देगा। तो अब क्या करें, नई स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई। तो उनके पास एक थर्ड मेंबर था टीम में जिसका नाम था राजू। यार राजू, तू गुजराती है, तू जरा इस कार्टेल में जाके समझ क्या ये कर क्या रहे हैं, ये ऐसे पैसा बरस कहां से रहा है। तो राजू ने आके खबर की कि भाई ये जो बैंक्स है ना, ये बैंक से सपोर्ट ले रहा है और बैंक्स के पैसे से निवेश कर रहा है और स्टॉक्स खरीद रहा है और हमारी पिटाई कर रहा है। तो ये राधाकिशन दमानी को समझ आ गया। इन्होंने रची आखिरी जंग। आखिरी जंग क्या थी? एसीसी। आपको पता होगा हर्षद मेहता की एसीसी की स्टोरी बहुत फेमस है। उन्होंने उस स्टॉक को 900 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक चलाया। 900 रुपए में खरीदा, 1000 में खरीदा, 1200 में खरीदा, और उस टाइम बेच कौन रहा था? राधाकिशन दमानी बेच रहे थे। जम के बेचे जा रहे थे, जम के बेचे जा रहे थे, और ये स्टॉक नीचे ही नहीं आ रहा था। जो बेचता है वो चाहता है स्टॉक नीचे आए, जो खरीदता है वो चाहता है स्टॉक ऊपर जाए। एक तरफ राधाकिशन दमानी बेच रहे हैं, एक तरफ ये भाई खरीद रहा है। राधाकिशन दमानी ने कहा मैं तो ऑल इन जाऊंगा, इस बार जो मेरे पास बचा है ना सब कुछ अंदर डाल दूंगा। पर अब टेंशन ये हो रही है कि इसको रोके कैसे। तो न्यूज पता चली कि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया जिनको उसने अभी तक वापस नहीं किया पैसा। अगर वहां पे कुछ न्यूज मार्केट में फैल जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। और यही स्कैम 92 की एंड में आपने देखा कि वो न्यूज कैसे फैलाई गई। पूरी कोशिश की गई हर तरीके से, हर चैनल से, ताकि वो न्यूज फैल जाए। और एंड में क्या हुआ? एंड में हर्षद मेहता का स्कैम पकड़ा गया, एसीसी धम करके नीचे आ गया, और राधाकिशन दमानी ने एक महीने में 300 करोड़ से ऊपर, मैं 1990 की बात कर रहा हूं, 300 करोड़ से ऊपर पैसा कमाया सिर्फ इस एक ट्रेड से। पर इस एक ट्रेड ने उनको अंदर से झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को बोला, भाई अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ जाता तो मैं कटोरा लेके भीख मांग रहा होता, मेरी जिंदगी भर की पूंजी खत्म हो चुकी होती, इतना बड़ा लॉस हो जाता राधाकिशन दमानी को अगर ये ट्रेड उल्टा जाता। तो तब उन्होंने तय किया कि भाई अब से हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। और यहां आती है पांचवी स्टोरी, द शाइनिंग इंडिया। राधाकिशन दमानी ने कहा कि भाई अब इंडिया की स्टोरी है, मैं तो खरीदूंगा, मैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करूंगा, अच्छे स्टॉक्स खरीदूंगा। और आपको एक डायलॉग याद होगा स्कैम 92 का, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो ये राधाकिशन दमानी को भी समझ आने लग गई बात, और उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग चालू करी। उन्होंने अपने गुरु को बदल दिया, क्योंकि अब सेम गुरु से करेंगे तो वो सीख नहीं सकते, तो उन्होंने अब अपना गुरु बदल दिया और वो चले गए चंद्रकांत संपत के पास, जिन्होंने उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग की टिप्स दी। और पहली बार 1995 में एचडीएफसी बैंक का उन्होंने शेयर खरीदा जब आईपीओ आया था। तो कुछ लोगों ने उनको जाके बोला, अरे भाई इतना महंगा लिस्ट हुआ है, ये तो बाकी बैंक है ना, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सब लिस्टेड है, वो सस्ते मिल रहे हैं। बोले भाई एक बात याद रखना, अगर आपको पेडर रोड पे घर चाहिए ना तो आपको धारावी के पैसे से घर नहीं मिलेगा। पेडर रोड को अच्छी चीज चाहिए तो वो सस्ते पैसों में नहीं मिलती। इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग ये नहीं कि सस्ती चीज ले लो, वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि अंडर प्राइस्ड और राइट चीज लो। बॉम्बे में पेडर रोड वो जगह है जहां पे मुकेश अंबानी रहते हैं, और धारावी आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम। तो उन्होंने यही बात जताई कि भाई आपको धारावी के प्राइस पे पेडर रोड में घर नहीं मिल सकता। इस लेवल का उनका वैल्यू इन्वेस्टिंग का माइंडसेट। और एचडीएफसी ने 21% की ग्रोथ दी है जब से वो लिस्ट हुआ है आज तक सालाना। यानी कि अगर आपने 1000 रुपए एचडीएफसी में लगाए होते ना 1995 में, आज उसकी वैल्यू करीबन 2.5 लाख होती। पर वही 1000 रुपए अगर आपने एफडी में लगाए होते
तो शायद 7,500 से ऊपर की उसकी वैल्यू नहीं होती। इतना फर्क है, इसलिए HDFC में उन्होंने इन्वेस्ट किया, बाद में उन्होंने HDFC का स्टेक बेच दिया। तो ये उनकी लाइफ के 5 स्टोरीज थे। अब एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आज उनका पोर्टफोलियो क्या कहता है। और छठी स्टोरी है उनकी डीमार्ट की, जो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा। डीमार्ट उन्होंने स्टार्ट किया और आज इस देश की वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल कंपनी खड़ी कर दी है। वो स्टोरी अगली बार के लिए, अगर आप उस स्टोरी को देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में वापस डीमार्ट लिखना चालू कर दो। एंड में मैं आपको वो बोनस दे रहा हूं जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। वो है कि मैं आपको राधा किशन धमानी का स्टॉक पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं राधा किशन धमानी का स्टॉक पोर्टफोलियो। दोस्तों ये है राधा किशन धमानी का स्टॉक पोर्टफोलियो मेरे बोर्ड पे पीछे। सबसे ज्यादा बड़ी होल्डिंग जो है उनके पास वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो उनकी खुद की कंपनी है डीमार्ट। उसमें वो 67% के मालिक हैं, 67.2% के खुद मालिक हैं। और उनकी वैल्यू है कंपनी में जो उनके शेयर्स हैं वो है 2,05,000 करोड़ रुपए। इनका टोटल पोर्टफोलियो जो है वो करीबन 2,10,000 करोड़ का है। जी हाँ, 2,10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो उनकी खुद की कंपनी है उसमें उनका 2,05,000 करोड़ है। जो सेकंड नंबर पे आता है वो वीएसटी इंडस्ट्रीज है। वीएसटी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी टोबैको की कंपनी है जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग करती है। उस कंपनी में इनका 32.7% का स्टेक है और उस स्टेक की वैल्यू 1,905 करोड़ रुपए है। तो अगर हम ये देखें कि वीएसटी इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस कैसे रहा है ओवर इयर्स, इतने सालों से वो होल्ड करते हैं, पिछले क्वार्टर में उन्होंने और भी शेयर्स खरीदे हैं वीएसटी के, यानी कि वो जानते हैं कि वीएसटी और ऊपर जाने वाला है। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको फटाफट एक एनालिसिस बता दूं तो इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 15% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में 7% का ग्रोथ दिया है सालाना। पर इनके पास 10 साल से नहीं है, ये स्टॉक करीबन 15-20 साल से पड़ा हुआ है। तो इनकी जो ग्रोथ है वो मल्टीपल टाइम्स हुई है। अब सेकेंड स्टॉक जो इनके पास है वो है इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स में जो इनकी होल्डिंग है वो कंपनी के अंदर करीबन 21% की होल्डिंग है और उस होल्डिंग की वैल्यू है 1,325 करोड़ रुपए। तो इंडिया सीमेंट्स देखते हैं। इंडिया सीमेंट्स की अगर हम वैल्यू देखें, 10 साल में ये जो स्टॉक है वो सालाना 10% से ज्यादा से ग्रो किया है। तो यानी कि अगर इस तरह की कंपाउंडिंग मिलती है तो आपका जो पैसा है वो 7 ईयर्स में, हर 7 ईयर्स में डबल हो जाता है। पर अगेन ये जो स्टॉक है वो 10 साल से नहीं होल्ड कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा समय से होल्ड कर रहे हैं, तो इनके रिटर्न्स उसमें 16-17% से भी ज्यादा हो सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक वो होल्ड करते हैं वो है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। तो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का देखते हैं, उसमें इनके पास करीबन 2.5% स्टेक है कंपनी में और 1,232 करोड़ रुपए इनके पास उसकी वैल्यू के स्टॉक्स हैं। तो सुंदरम फाइनेंस को एक बार देखते हैं। तो 10 साल में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, सालाना 22% का रिटर्न दिया। पिछले एक ही साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो सालाना 22% का रिटर्न इनको 10 साल से मिल रहा है, बहुत बड़ा रिटर्न होता है। अगला स्टॉक जो देखते हैं वो है यूनाइटेड ब्रूवरीज। ये किंगफिशर जो बियर बनाते हैं वो वाली कंपनी, विजय माल्या की। उसमें जो इनका स्टेक है वो बहुत छोटा 1.2% का स्टेक है, पर वो 633 करोड़ रुपए की वैल्यू है। और यूनाइटेड ब्रूवरीज के भी शेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है ओवर इयर्स। और देखते हैं इनको जो है क्या वैल्यू मिली है स्टॉक में। इनका जो 10 साल का रिटर्न रहा है वो 9% पर एनम के हिसाब से रहा है, जो एफडी से ज्यादा है। और 1 साल का जो रिटर्न है वो 37% है। दोस्तों ये याद रखना, इनका पोर्टफोलियो कोई छोटा मोटा पोर्टफोलियो नहीं है, इसलिए 10% में इनका पोर्टफोलियो हिल जाता है ना, बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो ये जो स्टॉक्स है मोटा मोटी इनके पास बड़े वाले हैं। उसके बाद इनके पास 3M इंडिया है, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस है, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स है, एपटेक, बीएफ यूटिलिटीज, ये सारी कंपनीज भी है, पर इसमें इनकी छोटी मोटी होल्डिंग्स है। और ये कंपनीज हैं जिसमें इनके पास 1% से कम होल्डिंग है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि इनके पास कितने शेयर्स हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड होती है उसमें उसको बताना पड़ता है किस शेयर होल्डर का 1% से ज्यादा शेयर उस कंपनी में है। तो उसमें राधा किशन धमानी के पास ये जो कंपनीज हैं उसमें 1% से ज्यादा है, पर ये कुछ कंपनीज है जिसमें 1% से कम है। तो दोस्तों ये राधा किशन धमानी की स्टोरी रही है, ये उनका स्टॉक पोर्टफोलियो रहा है। स्टॉक मार्केट ने उनको बहुत अमीर बनाया है, इन्वेस्टमेंट ने उनको बहुत अमीर बनाया है। अगर वो खुद का पहले शुरू करते बिजनेस तो शायद यहां नहीं पहुंचते, पर उन्होंने हर चीज देखी है, उन्होंने ऊपर भी देखा है, नीचे भी देखा है। और एक उनका फेवरेट डायलॉग था जो उन्होंने राकेश झुनझुनवाला को कहा था, जो गब्बर सिंह का डायलॉग था, वो था जो डर गया समझो मर गया। तो ये सारी चीजें हमें एक एज एन इन्वेस्टर राधा किशन धमानी से सीखनी चाहिए। वो पेशेंटली काम करते हैं, पेशेंस से लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, एज के बारे में नहीं सोचते। 32 में इन्वेस्टमेंट की, 47 में बिजनेस चालू किया। हम लोगों को भी धीरे धीरे वेल्थ को ग्रो करना है, जो जल्दी करेगा वो जल्दी मरेगा। तो इन 5 स्टोरीज के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनको बताना चाहते हो कि एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से कैसे आप सीख सकते हो। और किस पर्सनैलिटी के बारे में मैं बताऊं उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उनकी लाइफ से भी आपको कुछ लर्निंग्स दे सकूं। इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू रखिए, इन्वेस्ट करिए, सीखिए और अपने पैसे को ग्रो करिए। दोस्तों अगर आप एक छोटे व्यापारी हो तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखना। और हाँ, वोटिंग सीजन चालू है तो किसको वोट करें उसके लिए ये वीडियो जरूर देखना और वोट जरूर करके आना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।